नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं रिचा। आज मैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्लस्टर सी के OCPD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। इस रोग से ग्रस्त या इस व्यक्तित्व विकार से ग्रस्त व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो बहुत ही परफेक्शनिस्ट होते हैं। किसी काम में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं, इस हद तक वो डूब जाते हैं कि मेन काम जो है वही उनका पीछे छूट जाता है। और वो उनमें ईगो सिंटोनिक होते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि वो जो हैं बिल्कुल सही हैं, सही कर रहे हैं। जबकि OCD के मरीज इसके अपोजिट होते हैं। उनको इस बात का एहसास होता है कि उनके थॉट्स जो हैं, ये जो ऑब्सेसिव उनके थॉट्स हैं या कंपल्सिव बिहेवियर हैं, उन्हें पता होता है कि ये गलत है। लेकिन जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं वो अपने हर विचार, हर व्यवहार को बिल्कुल उचित और सही समझते हैं। और उनको हमेशा इतना ही नहीं, जैसे कि अगर वो कोई चीज़ करते हैं, जैसे किताब को रैक में बहुत करीने से रखते हैं, बहुत अच्छे से बिल्कुल वो ऑब्सेस्ड होते हैं, उस चीज़ रखते हैं, तो सिर्फ वो अपने को ही नहीं, वो चाहते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स जितने लोग हैं वो भी उसी तरीके से रखें। अगर वो खूब बहुत ही प्रेस वाले कपड़े पहन रहे हैं, बिल्कुल अपने को परफेक्ट फील कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ यही नहीं, अपने तक ही नहीं सीमित है, वो सोचते हैं कि उनके परिवार के एक एक सदस्य ऐसा करें। वो इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि वो बिल्कुल सही हैं, उनके थॉट्स बिल्कुल सही दिशा में हैं। वो अपने बनाए हुए एथिक्स, अपने बनाए हुए मॉरल वैल्यू पर जीते हैं और उसी को सही और सटीक मानते हैं, और उनकी अपेक्षा रहती है कि सब लोग ऐसा करें। तो इस व्यक्तित्व विकार के कारण न सिर्फ वो व्यक्ति प्रभावित होता, वो प्रभावित होता है, लेकिन वो उस चीज़ को गलत नहीं समझता, तो उसके लिए उतना वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है जितना कि उसके साथ जो लोग रह रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन के कारण जब उनके काम में लेट होने लगता है या उनका काम बिल्कुल ही छूट जाता है, तो इसके कारण डेली रूटीन उनकी ज़रूर डिस्टर्ब होती है, उनमें डिसफंक्शन आता है, उनके हर काम इससे इफ़ेक्टेड होने लगते हैं। लेकिन फिर भी उनको अंदर से इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि उनमें कोई परेशानी है जिसके समाधान के लिए वो हमारे पास आएँ। तो इसके भी क्राइटेरिया DSM-5 के अकॉर्डिंग इसके भी 8 क्राइटेरिया हैं। उन 8 में 4 का प्रेजेंट होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कम से कम 4 तो होना ही चाहिए, उससे अधिक भी हो सकते हैं। उम्र सब पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरह की कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और सारे सिम्टम्स जो वो कंटिन्यूअस लंबे समय तक बने हुए होने चाहिए। कुछ दिन या कुछ महीने का है तो इसके आधार पे हम उसे डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब मैं 1 बाय 1 आपको वो 8 क्राइटेरिया क्या क्या है उसके विषय में बताऊं, जिससे आपको ज़्यादा समझने में सहूलियत हो। जैसे पहला है परफेक्शनिज्म टू द पॉइंट द टास्क इज़ नॉट कंप्लीटेड। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस हद तक परफेक्शनिस्ट होते हैं, अपने काम में इस हद तक ये डूब जाते हैं। इसे एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस। वो इतना उसमें एनालिसिस शुरू कर देते हैं कि वहीं पे वो पैरालिसिस, वो रुक जाता है, बन जाता है काम। हो सकता है कि काम समय पे हो ही नहीं, या हो सकता है कि काम अधूरा ही रह जाए। तो ये एक इनकी पहचान होती है। दूसरा, प्री ऑक्युपाइड विथ रूल, डिटेल्स एंड लिस्ट। वो जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो किसी भी काम को बड़े कायदे कानून के साथ करने की उनकी आकांक्षा होती है। तो वो छोटे से छोटे कामों को करने में पूरी तरह नियम कानून और पूरे बाकायदे, जिसको कहा जाता है, लिस्ट लिखते। और कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी लिस्ट ही तैयार होती रह जाती है, काम ही पीछे रह जाता है। जैसे उन्हें बाजार जाना है सब्जी लाने के लिए, उनकी लिस्ट होते होते इतना लेट हो जाता है कि दुकान ही बंद हो जाए। तो ये चीज़ें जो है मतलब उनकी परेशानियों को बढ़ा देती हैं। तीसरा है इन्वॉल्व इन वर्क एट द कॉस्ट ऑफ लीजर एक्टिविटीज़। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक्सेसिव डिवोटेड टू वर्क। वो बहुत ज़्यादा इतने डिवोटेड होते हैं कि काम ही उनके लिए सब कुछ होता है। शायद यही वजह है कि इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति का फैमिली लाइफ बहुत ही डिससेटिस्फाइड होता है। बहुत डाइवोर्स के केसेस इन लोगों के बढ़ जाते हैं, उनके बच्चे डिससेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि वो काम में इस बुरी तरह उलझे रहते हैं कि लीजर
टाइम का उपयोग वो जानते ही नहीं हैं। वो घर में भी जिस समय आराम का वक्त है उस समय भी वो काम में ही डिवोटेड होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, वो काम में डिवोटेड होते हैं। तो उनकी लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ कुछ रही नहीं जाती है। उनके परिवार वाले उनसे डिससेटिस्फाइड ही नहीं होते। वो खुद भी, उनकी लाइफ में मनोरंजन या आराम के लिए कोई जगह नहीं होती है, जो उनके स्ट्रेस लेवल को काफ़ी बढ़ा देता है। उसके अलावा चौथा, इनफ्लेक्सिबल अबाउट मैटर्स ऑफ मॉरलिटी, एथिक्स एंड वैल्यूज़। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इनके एथिक्स, मॉरलिटी, वैल्यूज़ बहुत होते हैं, लेकिन इसमें अलग बात ये होती है कि ये जो भी एथिक्स, वैल्यूज़ या मॉरलिटी इनकी होती है वो कल्चर या सोसाइटी से इन्होंने एडॉप्ट नहीं किया होता। ये इनके खुद के बनाए हुए अजीबोगरीब टाइप के एथिक्स या वैल्यूज़ होते हैं। और ये कभी कभी इस एथिक्स और वैल्यूज़ के कारण इनकी अलग तो पहचान हो ही जाती है, लेकिन इतनी समस्याएं आ जाती हैं कि कई बार ये अपने जॉब में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ये प्रमोशन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो एथिक्स के उनके अकॉर्डिंग टू उनके एथिक्स के अगेंस्ट होता है या उनके वैल्यूज़, मॉरल्स के नहीं होता। तो वो समाज में एडजस्ट करना उनके लिए मुश्किल होता है, जॉब में एडजस्ट करना मुश्किल होता है, जॉब छूट तक जाती है इन लोगों की। उसको छोटे शब्दों में कहा जाए तो सुपर ईगो इनका इतना ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर व्यवहारिकता की बहुत कमी हो जाती है। वो बहुत ही सैद्धांतिक हो जाते हैं और यह सैद्धांतिक जो है इनके व्यवहारिक जीवन में बहुत बड़ा रोड़ाई लगा करती है, जिसकी वजह से इनके विकास में बाधा पहुंचता है। पांचवा, नॉट एबल टू डिस्कार्ड वर्न आउट और वर्थलेस थिंग। ये एक विचित्रता इनके अंदर होती है कि ये इनके लिए हर चीज़ ही इम्पॉर्टेंट होती है। छोटी सी बड़ी सी चीज़, बचपन से लेके आज तक की, वो सारी चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। उसका सच पूछे तो कोई इमोशनल वैल्यू भी नहीं होता है, लेकिन ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। इसलिए वो ऐसे चीज़ों को वो बहुत अधिक, जो कहा जा सकता है कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा कर लेना, वो चीज़ें हो जाती हैं। वो किसी चीज़ को फेंकना ही नहीं चाहते हैं। लाइक जैसे कि मान लीजिए कि कोई बचपन का कोई इम्पोर्टेंट इमोशनल कोई उनका खिलौना है, तो भी समझ में आता है कि उसका कुछ इमोशनल वैल्यू है, लेकिन वो जो डेली फीडिंग बॉटल से पी रहे हों तो उसको वो संभाल के रख लें। इस तरह की चीज़ें, कोई निक्कर, कोई शर्ट बचपन की है जिसका कोई इमोशनल वैल्यू भी नहीं है, बस ऐसे ही वो डेली रूटीन की चीज़ें थी, लेकिन उनके लिए वो इतनी इम्पोर्टेंस रखती हैं, तो कूड़ा भी इकट्ठा करते चले जाते हैं। रिलक्टेंट टू डेलीगेट वर्क। हर इंसान कहीं भी बड़े से बड़े संस्था में काम सुचारू रूप से तभी चलता है जब हम वर्क को डिवाइड करते हैं, डेलीगेट करते हैं। एक ही इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इनके अंदर एक भावना बहुत स्ट्रांग होती है कि मेरे जितना अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है, मैं जिस तरह करूँगा कोई कर ही नहीं सकता। तो ये जो फीलिंग है, ये अपने वर्क को डेलीगेट भी किसी को नहीं करते हैं, तो इसके कारण इन पे वर्कलोड बहुत अधिक होता है। खुदा न खास्ते कभी इन्होंने दे भी दिया कुछ काम किसी को, तो इतना ज़्यादा वो डोमिनेट करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, जिस वे में मैं कर रहा हूँ, सेम उसी की तरह कोई करे, और ये संभव नहीं है। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान के काम करने का अपना तरीका होता है। तो वो इतना ज़्यादा उस पर इंटरफेयर करते, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं वो करना, जिस तरह मैं करता हूँ वैसे करो। तो इससे और भी स्थिति तनावमय हो जाती है, और न सिर्फ उनका तनाव बढ़ता है, बल्कि जिसको उन्होंने वर्क दिया है उनके लिए भी ये बोझिल सी स्थिति हो जाती है। 7वां है अबाउट मिस्ट्री एक्टिविटीज़। जो अभी थोड़े देर पहले भी मैंने कहा था कि वो बेवजह की चीज़ों को भी इकट्ठा कर लेते, क्योंकि उनके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने की वजह से बहुत समस्या हो जाती है। अगर आम भाषा में कहें तो ये बहुत बड़े कंजूस होते हैं। ये ना सिर्फ भावनात्मक रूप से इमोशनली कंजूस होते हैं, ये व्यवहारिक तौर पे भी कंजूस होते हैं। ना तो ये अपने पर 1 रुपया खर्च करना चाहते हैं, ना किसी और पर। जब इंसान खुद पे ही पैसा नहीं खर्च कर सकता तो दूसरे पे क्या करेगा। तो ये एक इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, 8 रिजिडिटी स्टेबॉर्न। बड़े जिद्दी,
बहुत ही रिजिड नेचर इनका होता है। क्यों? कारण ये है कि इन्हें अपना हर कुछ सही लगता है कि मैं जो हूँ सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही हूँ, और इतना ही नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ऐसे ही तुम्हें भी करना। बॉसी टाइप की पर्सनालिटी होती है कि हाँ ये चीज़ें सही है। तो इसकी वजह से इनके स्वभाव में बहुत ज़्यादा जिद्दीपन आ जाता है, जो समस्याओं को बढ़ा देता है, जो डिसफंक्शन को बढ़ा देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मैं जो करूँगा ठीक हूँ। और इतना ही नहीं, जैसे कि ये जैसा कपड़ा पहन रहे हैं वैसा ही अपने एक एक फैमिली मेम्बर्स को पहनाएंगे जो चीज़, क्योंकि आई एम ऑलवेज ऑल राइट वाली फीलिंग होती है। तो ये सारे जो 8 क्राइटेरिया हैं, इनमें कम से कम 4 का होना बहुत ज़रूरी है। 4 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए। और ये सारे सिम्टम कंटिन्यूअस लंबे समय से चले आ रहे हों। और हाँ, जो सबसे ज़रूरी है कि उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। या ये सारे क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल कर रहे हो तो सावधान हो जाइए, आप PTSD पर्सनल के शिकार हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के आप शिकार हो गए हैं। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका भी समाधान है। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें दवाई की भूमिका नगण्य है। ज़्यादातर साइकोथेरेपी की भूमिका होती है। लेकिन थोड़ी समस्या ये होती है कि ये अपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते ही नहीं हैं। तो अगर हम इन्हें कन्विंस कर लेते हैं तो ये साइकोथेरेपी के द्वारा इनके समस्या का समाधान हो सकता है। साइकोडायनेमिक थेरेपी के ज़रिए इनके रूट कॉज तक, इनकी समस्या के रूट कॉज तक जाकर इनकी समाधान की जा सकती है। क्योंकि मैक्सिमम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का कारण गलत पेरेंटिंग है। परवरिश में जो दोष होता है, उस दोष की वजह से ही समस्याएं होती हैं। जैसे इस तरह के जो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं, या जो आपको डिमांडिंग क्रिटिकल टाइप के हुए, या बहुत नेग्लेक्टफुल, इस तरह की अगर हम पेरेंटिंग करते हैं बच्चों की, ना बहुत ज़्यादा उसको ओवर प्रोटेक्शन दीजिए, ना बहुत नेग्लेक्ट कीजिए, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज या क्रिटिकल टाइप का कमेंट्स सुनने वाला है, तो उससे क्या होता है कि वो अपने आप को प्रूफ करते हैं कि आई एम द बेस्ट। तो इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं अगर गलत पेरेंटिंग हो रही है। और समाधान भी है डायनेमिक साइकोथेरेपी से, CBT से, DBT के द्वारा। हम लोग जैसा कि इन सारे थेरेपीज़ के बारे में मैंने कुछ बताया है। कॉग्निटिव आपको होमवर्क ऐसा दिया जाता है, आपको असाइनमेंट दिया जाता है, जिसके थ्रू आपको इस बात का एहसास होता है कि प्रॉब्लमेटिक इशू क्या है, उसको कैसे हम डील कर सकते हैं। आपके कॉग्निशन को सही करके आपकी समस्याओं का जड़ से समाधान संभव है और हो रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर समस्या है तो समाधान भी है, क्योंकि समस्या समाधान 2 जुड़वा बहनें हैं, उनका जन्म एक साथ होता है। तो इसका 100% समाधान है। आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। थैंक यू।